ओम्स लॉ, ओम का नियम। देखिए 9th क्लास से स्टार्ट हो जाए, 9th में हो या 10th में, मेरे को तो 9th-10th के सिलेबस का पता नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्या है ओम का नियम? ओम अनुगमन वेग और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इस पे वो रिसर्च कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे अपने। तो प्रतिरोध एक चीज़ थी, आपको मैंने पढ़ाया था एक वीडियो में, कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टेज और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात है उसे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आर, ठीक है। आर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो अंग्रेजी है रेजिस्टेंस, ये है, इसलिए इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वी अपॉन आई। और यही ओम का नियम भी है। ओम ने बताया है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदले, भौतिक अवस्था न बदले का सीधा सा मेन पर्पज है कि ये प्रतिरोध अगर न बदले, क्योंकि ये चेंज होता है, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का, लेंथ, इसकी लंबाई, विशिष्ट प्रतिरोध यानी अलग अलग पदार्थ के जो तार हम लेते हैं उनके प्रतिरोध भी क्या होते हैं, अलग अलग। तो सेम मतलब प्रतिरोध अगर न बदले तो V अपॉन I नियत रहता है, ऐसा ओम ने बताया। कि चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टेज, एक कोई ये परिपथ में बना रहा हूँ और ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है जी। ये तो इसके ये बोल रहा है कि V और इस परिपथ में जो करंट बह रहा है, एमीटर, ओके, जो I नापता है, ये क्या मापता है, वोल्ट मीटर V मापता है। तो ये बोल रहा है कि अगर चालक की भौतिक अवस्था न बदले, ये है यहाँ पे चालक हमारा, ये रेजिस्टेंस, अगर इसकी भौतिक अवस्था न बदले, ताप, दाब, घनत्व इत्यादि बहुत सी चीज़ है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो न चेंज हो, मतलब ये कंडीशन है। ओम का नियम लिखने से पहले आपको एक लाइन में ये लिखना पड़ता है, ये जरूरी है, यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदले, तो ये कंडीशन है, एक शर्त है, ठीक है। इसके बाद ही आप ओम का नियम जो है वो लिखोगे, वो बहुत आसान है। तो पहले आप एक छोटी सी लाइन में ये लिखो, यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदले तब क्या होता है, तब चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है। या आप ये लिख सकते हो कि V समानुपाती I, यानी वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। दोनों तरह लिख सकते हो कि चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टेज जो लगा रखा है, आरोपित का मतलब फिजिक्स में लगाया गया, चालक के सिरों, सिरों समझ रहे, ये सिरा और ये सिरा, ये यहाँ लगा रखा हमने तो चालक की ये है, चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टेज या विभवांतर व चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, या एक नियतांक होता है, कुछ भी लिख सको आप। सदैव नियत रहता है का मतलब क्या है, अगर वोल्टेज डबल करोगे आप तो करंट भी ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ है। अगर V को आप 2V कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2I। V अपॉन I इज इक्वल टू एक नियतांक, कांस्टेंट, और वो नियतांक है चालक का प्रतिरोध खुद, R। तो ये ओम का नियम है, V अपॉन I इज इक्वल टू एक नियतांक, ओम का नियम। अनुगमन वेग के आधार पर हम इसकी उत्पत्ति भी करेंगे, बहुत बेहतरीन डेरिवेशन है। फिलहाल क्या चीज़ है, देखो ये मैंने चित्र मिटा दिया, कोई बात नहीं, इसी के आधार पर प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर V और I के बीच में ग्राफ खींचे, अगर V और I के बीच में कोई ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी, ओके। V समानुपाती I या V इज इक्वल टू आई आर, तो ये R जो है, सीधी बात है, सरल रेखा का समीकरण है, तो ये 45 डिग्री यहाँ से ये एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगी, V और I के बीच इस टाइप का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओम का नियम, बशर्ते चालक की भौतिक अवस्था न बदले, तो चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टेज और चालक में बहने वाली धारा के बीच ग्राफ सदैव एक सरल रेखा होती है, जो V अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर प्राप्त होती है, इस तरह से ये, ठीक है, 45 डिग्री, M की वैल्यू
एक लेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है अच्छा कुछ परिपथ क्या है, ये तो ओम का नियम है, मैं इसे उत्पन्न भी करूंगा, अनुगमन वेग के आधार पे इसकी उत्पत्ति भी की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल ओम का नियम मैं बता रहा हूँ, एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्हीं के नाम पे रेजिस्टेंस का जो मात्रक है प्रतिरोध का वो ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये उन वैज्ञानिक का नाम है, सर्किटों में घुसे रहे थे, वैद्युत धारा और विभवांतर निकाल रहे हैं अलग अलग शाखाओं में सर्किट की। तो वहाँ पे इन्होंने ये रूल दिया है कि मैंने ये देखा है कि वी और आई का अनुपात हमेशा नियत रहता है अगर प्रतिरोध न बदले। अगर चालक का प्रतिरोध न बदले तो चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टेज और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। अगर ये नियत नहीं रहता है, कुछ सर्किट ऐसे देखे गए, ये बहुत कम सर्किट है जो V/I नियतांक को फॉलो करते हैं। टॉर्च का बल्ब, ठीक है, टॉर्च का बल्ब आपका ये फॉलो नहीं करता। आपका डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, बहुत से हैं डायोड वाल्व, पहले थे अब तो कोर्स में भी नहीं है ये ट्रायोड वाल्व, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। और आपका भी डायोड है कोर्स में, ट्रांजिस्टर है कोर्स में, ठीक है, जेनर डायोड है, बहुत सी चीज़ हैं, देखो बहुत सी चीज़ है जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करती, यानी जिनके लिए V/I नियत नहीं होता। तो उनको कैसे परिभाषित किया गया है, उनको कैसे डिफाइन किया गया है, V/I नियत नहीं है, सीधी सी बात है। इनका प्रतिरोध जो है वो सेम नहीं है, चेंज होता रहता होगा, इसीलिए V/I क्या है, नियत नहीं है। प्रतिरोध R बदलता है, करंट जैसे फ्लो होता है किसी फिलामेंट में इत्यादि में, टॉर्च का बल्ब, फिलामेंट गर्म हो जाता है, I²R ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें, और गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण उसका प्रतिरोध क्या होता है, बदल जाता है। वो चीज़ चलेगी प्रतिरोध पे, विशिष्ट प्रतिरोध पे, चालकता पे, विशिष्ट चालकता पर प्रतिरोध के क्या प्रभाव पड़ते हैं, टेम्परेचर के, सॉरी, तो ये चीज़ चलेगी। लेकिन V/I अगर नियत नहीं है तो ऐसे परिपथों को जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, सीधी सी बात है, ऐसे परिपथ अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, अनओमीय परिपथ। तो इन परिपथों में V और I के बीच ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। V और I के बीच ग्राफ जो है वो किसी भी टाइप के हो, ऐसा हो, ठीक है, या V और I के बीच में ग्राफ जो है वो इस तरह से हो, लेकिन ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होते। तो ये है अनोमीय परिपथ। लेकिन प्रतिरोध इनमें भी होता है, तो इनका प्रतिरोध कैसे निकलता है और उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ओम के नियम का पालन हो रहा, तो मैंने बताया कि V/I एक नियतांक, नियत, और वो नियतांक क्या है, R, और यहाँ भी R है, लेकिन ये गत्यात्मक प्रतिरोध है, इस नियतांक को बोलते हैं, नियतांक तो है ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए नियतांक तो मैं नहीं लिखूंगा। गत्यात्मक प्रतिरोध ये क्या हो, बदलता रहता है, ठीक है जी, नियत नहीं है। तो ये किस तरह से निकलता है, कोई भी मान लीजिए ग्राफ है या वैल्यू दी हुई है, ग्राफ है, कहीं भी 2 पॉइंट चुन लो आप इसके, ये और ये, और ये तो चीज़ मान लो आप क्या है V1, ये चीज़ मान लो आप क्या है V2, ये चीज़ मान लो आप क्या है I1, और ये चीज़ क्या है मान लो I2, ये ओके। तो ये I2 है, ये I1 है, और वो V1 है, और वो V2 है। तो गत्यात्मक प्रतिरोध कैसे निकलता है, गत्यात्मक प्रतिरोध डायनामिक रेजिस्टेंट, यानी जिसका मान टाइम के साथ चेंज हो रहा है, R से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला बस थोड़ा सा चेंज है, ΔV/ΔI। डेल्टा V का मतलब बताओ आप, V1 - V2 या V2 - V1, डिफरेंस लेना है। अगर मान लीजिए आप लिख रहे हो सो V2 - V1, तो यहाँ लिखो आप I2 - I1, तो गत्यात्मक प्रतिरोध निकालने का एक फार्मूला हो गया, ठीक है। कभी कभी सीधी इस तरह से वैल्यू दे दे, 50 वोल्ट पर 2 एम्पियर है और 60 वोल्ट पर वो 2.5 एम्पियर है, तो इस टाइप से आप चेक करके देख लो एक बार कि V/I नियत है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या निकाल लोगे आप, गत्यात्मक प्रतिरोध। अच्छा, मैं भी बात बता रहा था कि V/I नियत नहीं है, यानी कि प्रतिरोध नियत नहीं है। तो मोस्टली कुछ चीज़ें होती हैं, एक दिए गए चालक के लिए L और A तो सेम रहते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक प्रतिरोध आपको दूं, ये प्रतिरोध है, तो क्योंकि प्रतिरोध का फार्मूला है R = ρ × L/A, तो एक दिए गए चालक के लिए A भी सेम, मतलब बदलता नहीं, और L भी क्या है, बदलती नहीं। जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है तो कुछ नहीं बदलता, ठीक है। V के साथ I बदलती है, V ऑटोमेटिक बदलने से ही I क्या होती है, ऑटोमेटिक बदलती है, और V/I हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। अगर वोल्टेज डबल करोगे तो धारा भी ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी, अगर वोल्टेज ट्रिपल करोगे 3 गुणी, तो धारा भी ऑटोमेटिक 3 गुणी हो जाएगी, ऑटोमेटिक, इसमें किसी का कोई रोल नहीं। लेकिन ये चीज़ चेंज क्यों नहीं रहती, देखो ये चीज़ सेम होते हुए दिए गए चालक के लिए मैंने अभी बताया था, जैसे करंट फ्लो होता है तो I² और × R, ये ऊष्मा उत्पन्न होती है तार में,
उष्मा, ठीक है। इस उष्मा उत्पन्न होने के कारण तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण बदल जाता है। तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर, बहुत बढ़िया सवाल भी है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। और सिर्फ हम ये नहीं बताने कि प्रतिरोध पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो यहाँ 4 चीज़ में लिख रहा, चारों को आपको पता है, मैंने एक वीडियो में डाल भी दिया और शायद ध्यान नहीं। तो एक तो चीज़ है आपकी वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो ये है जी वैद्युत प्रतिरोध नंबर 1। और दूसरी चीज़ है आपकी वैद्युत चालकता, ये बिल्कुल इसकी उल्टी होती है। वैद्युत चालकता जो है वो 1/R होती है, रिप्रेजेंट किसी भी चीज़ से कर लो आप, ठीक है। और तीसरी चीज़ है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिरोधकता भी बोल दें, एक नाम इसका ये भी है, या प्रतिरोधकता। तो इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रखा, रो से। और नंबर 4 एक चीज़ है वो है विशिष्ट चालकता, वो इसका उल्टा है, विशिष्ट चालकता सिग्मा इजिकल टू 1/ρ। तो सीधी सी बात है, ये दोनों सेम बात हैं। और ये दोनों दूसरे कलर की पेंसिल से दिखा दूंगा मैं आपको, तो ये दोनों सेम बात है। सेम बात से मतलब यानी कि विशिष्ट चालकता वैद्युत चालकता ये सेम है और भैया ये सेम है। मतलब सेम का मतलब मेरा यह है कि सेम नहीं है, ये जो चीज़ है इन पर टेम्परेचर का सेम वही प्रभाव पड़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वो ये घटेगा तो वो भी घटेगा। और इनका उल्टा हिसाब है, अगर ये बढ़ेंगे तो ये दोनों चीज़ जो है ये क्या होंगी, ये घटेगी, ठीक है जी। जो मैंने रेड कलर में दिखा रखी है उनका सेम चीज़ चलेगी, और जो ये मैंने ग्रीन में दिखा दी ये जो सेम बात है, चालकता चालकता, ठीक है। और ये जो चीज़ है जो मैंने ऐसे कर दी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, तो ये जो चीज़ है ये वही चीज़ है जो करंट के वैल्यू को जो है वो डिक्रीज करने की कोशिश करती है। चालकता सीधी सी बात है वो बढ़ाने वाली चीज़ है। तो जितना प्रतिरोध कम होगा समझो चालकता उतनी अधिक है, ठीक है। जितना विशिष्ट चालकता अधिक होगी उतना ही वैद्युत चालकता भी अधिक है। तो इन चारों पर टेम्परेचर का यानी कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से इनके टेम्परेचर जो है वो बदलते हैं। वैद्युत प्रतिरोध टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध किस तरह से इसका बदलता है, ठीक है। और चालकता कैसे बदलती है, विशिष्ट प्रतिरोध कैसे बदलता है, विशिष्ट चालकता कैसे बदलती है। ये 4 भौतिक राशि है और इन 4 में भी कंडीशन है पदार्थ की। पदार्थ कौन सा लिया हुआ है, पदार्थ भी 4 तरह के हैं आपके यहाँ। पदार्थ नंबर 1, अगर कोई शुद्ध धातु है तो शुद्ध धातु के प्रतिरोध पर, ओके, देखो, या चालकता पर या विशिष्ट प्रतिरोध पर या विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव समझाइए। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इसका प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है शुद्ध धातु का। फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने मिश्र धातु, क्या मिश्र धातु के साथ भी ऐसा ही व्यवहार है, ठीक है, ओके। नंबर 3, तो 2 मैंने देखो अलग कलर से लिख दिया है, 2 अलग कलर से लिखूंगा, उसका कुछ रीजन है बताऊंगा आपको। फिर लिया इन्होंने वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य NaCl HCl, और फिर सबसे बड़ी चीज़ अर्धचालक। तो अर्धचालक का तुम्हें पता होगा, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, नाम भी दे सकता है। अब सवाल बनता है पूरा सवाल, ये 4 चीज़ हैं और ये भी 4 चीज़ हैं। इन अलग अलग चारों के लिए वो ये बूझ रहा कि इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। शुद्ध धातु की प्रतिरोध चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव बताइए, बढ़ाने से बढ़ेगा या घटेगा। मिश्र धातु के लिए बताइए चारों पे, विद्युत अपघट्य के लिए चारों, अर्धचालक के लिए भी ये चारों। सिंपल एक फार्मूला, एक ट्रिक, ओके। सब का सब पूरे 1 नंबर का सवाल अगर वैसे ही पूछता है थ्योरेटिकल मामलों, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो फिर 2 या 3 या 4 5 नंबर का। तो बस एक फार्मूला आपको याद रखना, और बस ये याद रखना, देखो कि ये जो चीज़ है इसके लिए अल्फ़ा पॉजिटिव है, अभी बता रहा हूँ मैं अल्फ़ा क्या है, और इसके लिए जो है अल्फ़ा वो निगेटिव है। बस ये बात याद रखनी, इन 2 के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव और 2 के लिए अल्फ़ा निगेटिव, और इन्हीं 2 बातों से आपको पता चल जाएगा। बात चले चाहे विशिष्ट प्रतिरोध की या प्रतिरोध की, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी पदार्थ हो इन चारों में से, उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध समझ लियो भैया, अगर विशिष्ट प्रतिरोध ए ये हो रो नोट, ओके, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर इसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इससे रिप्रेजेंट होता है रो टी। रो टी के लिए फार्मूला है रो नोट 1 + अल्फ़ा × T, सिंपल, ठीक है। तो मेन बात तो यही है, देखो आपको पता संबंध है, R = क्या होता है, रो × L/। तो जो परिवर्तन इसमें होता है रो में, वही परिवर्तन किस चीज़ में होगा, R में, ठीक है। R के लिए भी सेम यही फार्मूला है।
अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध R0 हो, R0 भी आप मान सकते हो, ओके, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर इसी पदार्थ का प्रतिरोध RT से रिप्रेजेंट होता है और RT इज इक्वल टू R0 कोष्ठ में 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है, इन दोनों के दोनों फार्मूले में एल्फा जो है उसे बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। ओके, प्रतिरोध ताप गुणांक। आप देखो जो मैथमेटिक्स के छात्र है वो तो तुरंत समझ जाएंगे। दोनों के लिए अल्फा पॉजिटिव है, शुद्ध धातु और मिश्र धातु के लिए अल्फा क्या है, पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, जिनके लिए अल्फा पॉजिटिव है उनके विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ेंगे। ओके, और जिनका निगेटिव है, अगर यहाँ पर आप निगेटिव रखोगे तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध इन दोनों के लिए ताप बढ़ाने पर घटेंगे। और इनका उल्टा हिसाब है, अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है, ऐसा इसका हिसाब है। देखो इनसे उल्टा लगाना हिसाब। तो वैसी एक बात समझ लो आप, दोनों का तो पता चल जाएगा। व्युत्क्रम में मामला प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में याद रखो आप, चालकता एकदम उल्टी हो जाएगी। अगर ये बढ़ते हैं तो चालकता क्या होती है, घटती है, सीधी सी बात है। तो मैं बता रहा हूँ कि शुद्ध धातु या मिश्र धातु, मतलब धातु होगी, धातु के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो धातुओं के प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता टेम्परेचर के बढ़ाने पर बढ़ते हैं और चालकता और विशिष्ट चालकता घटती है। दूसरी तरफ वैद्युत अपघट्य और अर्धचालक के लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव है, इसलिए रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध इनकी वैल्यू निगेटिव समझो आप। यहाँ पे निगेटिव है तो क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने पे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध तो घटते हैं और वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है किस पे, इनके लिए ग्राफ भी है, वैसे ग्राफ भी है सिंपल, लेकिन ग्राफ तुम्हारे यहाँ शायद मेरे ख्याल से नहीं है। तो जो है ये 1 मार्क का आपका सवाल हो गया। ओम का नियम, अनोमीय परिपथ और टेम्परेचर के बदलने से प्रतिरोध कैसे बदलता है, इसीलिए ओम के नियम का पालन नहीं होता और परिपथ ओम के नियम के बजाय, मतलब ओम या परिपथ के बजाय क्या, उसको हम अनोमीय परिपथ के नाम से पुकारने लगते हैं। और प्रतिरोध क्या बन जाता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, गत्यात्मक प्रतिरोध। ओके, नेक्स्ट वीडियो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ऋषिपाल सिंह सिवाच पूरा नाम।